Hello everyone, welcome to my channel. Today topic is इंटरनेशनल बिजनेस। यानी हम बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन नेशंस के अक्रॉस कर रहे हैं। यानी एक कंट्री सिर्फ अपनी जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही बिजनेस नहीं कर रही बल्कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, फॉरेन कंट्री के साथ में क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनल ट्रेड का मतलब है कि एक कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रह करके ट्रेड करना, गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करना। अब बारी आती है इंटरनेशनल लेवल की, यानी हम इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर, यानी मान लो इंडिया चाइना के साथ बिजनेस कर रहा है, इंडिया यूएसए के साथ अगर ट्रेड कर रहा है, अगर इंडिया बाहर से कोई गुड्स मंगवा रहा है या फिर बाहर सेल कर रहा है तो उस बिज़नेस को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की जोग्राफिकल लिमिट से बाहर अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं तो उस बिज़नेस को हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। इसका हम एक्सटर्नल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। टाइप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं? 3, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट, और इसको हम री एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। तो देखो अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने पास पॉइंट है एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री। मान लो इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन हम इंडिया की बाउंड्री से बाहर चाइना को उन गुड्स की क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। बारी अगर इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना और बेचना है तो उसके लिए हम बाइंग और सेलिंग वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कंट्री से बाहर हम गुड्स को भेज रहे हैं या किसी अदर कंट्री से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर किसी दूसरी कंट्री से हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट करना। अगर हमने गुड्स बनाया इंडिया के अंदर और हम मान लो हमने चाइना को भेज दिया, चाइना ने हमसे गुड्स परचेज किया तो हमने चाइना को गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया, तो वर्ड यूज हुआ यहाँ पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज को हमने सेल किया। कहाँ सेल किया है? फॉरेन कंट्री को सेल कर दिया। मान लो हमने चाइना को कुछ गुड्स की क्वांटिटी सेल कर दी तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। इंपोर्ट का मतलब है कि बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अगर हमने फॉरेन कंट्री से कुछ क्वांटिटी की परचेज कर लिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट करना। अब तीसरा एक वर्ड आता है यहाँ पर इंटरपोर्ट, या फिर जिसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट। यानी हम क्या कर रहे हैं, अगर हम खुद क्वांटिटी को बनाते और फिर बाहर बेच देते तो उसको हम बोलते एक्सपोर्ट। अब री एक्सपोर्ट में हमने क्या किया, किसी अदर कंट्री से हमने गुड्स मंगवाया लेकिन हमने उस गुड्स को कंज्यूम नहीं किया बल्कि किसी दूसरी कंट्री में हमने उस गुड्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मान लो ये इंडिया है। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने यूएसए से कुछ क्वांटिटी गुड्स की मंगवाई तो इसको इंडिया के लिए क्या हुआ, इम्पोर्ट हुआ। लेकिन इंडिया ने इस गुड्स को कंज्यूम नहीं किया बल्कि इंडिया ने इस गुड्स को जापान को क्या कर दिया, बेच दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, इंडिया के लिए ये गुड्स क्या है, इंटरपोर्ट है, री एक्सपोर्ट है। इंडिया ने गुड्स मंगवाया यूएसए से, खुद कंज्यूम नहीं किया बल्कि अपनी कुछ प्रोसेसिंग करके अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करके और इसको बेच दिया, किसको, जापान को। तो इंडिया के लिए ये जो गुड्स मंगवाया था यूएसए से और जो जापान को भेज दिया, इस गुड्स को क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट या री एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो गुड्स इंपोर्ट किया हमने किसी अदर कंट्री से बट नॉट फॉर कंजम्पशन, हमने उसका कंजम्पशन नहीं किया बल्कि बट फॉर एक्सपोर्टिंग, हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट या री एक्सपोर्ट बोलते हैं। 2 वर्ड सुने होंगे आपने, होम कंट्री और होस्ट कंट्री। मान लो ये इंडिया है और यहाँ पर चाइना है। इंडिया के अंदर है, इंडिया अपने लिए क्या है, होम कंट्री है, और इंडिया चाइना के अंदर अगर बिजनेस कर रही है, चाइना को अगर गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है तो चाइना क्या होगी, उसकी होस्ट कंट्री है। मान लो इंडिया गुड्स बना रही है और चाइना को भेज रही है तो इंडिया होम कंट्री, चाइना होस्ट कंट्री। इंडिया ने अपनी कोई फ्रेंचाइजी ओपन कर दी चाइना के अंदर तो भी इंडिया होम कंट्री है और चाइना होस्ट कंट्री है।
तो इस स्लाइड में हमने देखा कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। अगर इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग करते हैं तो उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। ये 3 टाइप का होता है। पहला एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और है इंट्रेपोर्ट। इंट्रेपोर्ट को हम री एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। देखो आगे, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्री। कम से कम 2 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, तभी हम इंटरनेशनल बिजनेस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इंडिया, मान लो इंडिया यूएसए के साथ में क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है, चाइना के साथ में क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। या फिर इंडिया यूएसए और चाइना के साथ एक साथ बिजनेस कर रहा है दोनों, तो कम से कम 2 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, तभी इंटरनेशनल बिजनेस पॉसिबल हो पाएगा। सेकंड है कि पेमेंट इन फॉरेन करेंसी है। अब हम मान लो हम इंडिया बिजनेस कर रही है किसके साथ में, यूएसए के साथ में, चाइना को छोड़, इंडिया यूएसए के साथ में ट्रेड कर रही है। तो इंडिया ने यूएसए से कुछ गुड्स क्या किए, मान लो इंपोर्ट कर लिए। अगर हमने यूएसए से कुछ गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किए हैं तो यूएसए क्या मांगेगा, यूएसए तो डॉलर मांगेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें फॉरेन करेंसी भी चाहिए। किसके लिए, अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसकी पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी में करेंगे। अगर यूएसए से गुड्स मंगवा रहे हैं तो पेमेंट करेंगे डॉलर के अंदर, चाइना से मंगवा रहे हैं तो चाइना की करेंसी में करेंगे, जापान से मंगवा रहे हैं तो जापान की करेंसी में हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर 2 मेन पॉइंट जो जरूरी है। पहला, 2 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट। दूसरा, उस कंट्री की, जिस कंट्री के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, उस कंट्री की हमारे पास फॉरेन करेंसी होना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है कि प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इंटरनेशनल बिजनेस करना इतना आसान है जितना कि इंटरनल ट्रेड करना था। इंटरनल ट्रेड में तो हम एक कंट्री के अंदर कहीं भी, एनीवेयर, कोई भी आइटम कहीं भी, कहीं किसी भी प्रोड्यूसर से कभी भी परचेज कर सकते हैं। ना तो कोई स्पेशल अपने को, ना तो कोई स्पेशल कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती, ना कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती। लेकिन अगर इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, यानी एक कंट्री अपनी ज्योग्राफिकल लिमिट से बाहर किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, तो कुछ दिक्कत सामने आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि लीगल प्रोसीजर। मान लो इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड करना चाहती है, यानी बाइंग और सेलिंग करना चाहती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहती है, तो क्या इतना आसान है? क्या गवर्नमेंट ने फुल छूट दे रखी है कि आप किसी भी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो? नहीं। उसके लिए आपको काफ़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती हैं। आपके पास लाइसेंस होना कंपलसरी है। आपके पास लाइसेंस है, फिर भी ये देखना पड़ेगा कि हम क्या ऐसी कोई गुड्स इंपोर्ट तो नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखी हो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने पर। तो इन लीगल कंसेप्ट को अपने को ध्यान रखकर ही इंटरनेशनल बिजनेस करना पड़ता है। सेकंड है रिस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि ना तो बाहर की कंट्री यहाँ इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे कि मान लो, जैसे अपनी फोर्स है, आर्म्ड के अंदर बाहर की कोई भी कंट्री पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो जिस एरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, ना तो हम वहाँ किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई टाई अप नहीं कर सकते। तीसरा है हाई रिस्क होता है, रिस्क ज़्यादा रहता है। मैंने यूएसए से इंडिया में कुछ गुड्स इंपोर्ट किए हैं। हो सकता है ये रिस्क है कि क्या पता यूएसए से गुड्स आते टाइम रास्ते में जहाज़ डूब जाए, क्या पता रास्ते में कुछ गुड्स हैं डैमेज हो जाए। तो रिस्क क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। हमने जितनी क्वांटिटी का और जिस क्वालिटी का गुड्स मंगाया था, क्या पता यूएसए का बिजनेसमैन हमें उसी क्वालिटी और उतनी ही क्वांटिटी का गुड्स भेजे या ना भेजे, कोई गारंटी नहीं है। मान लो हमने गुड्स यूएसए को एक्सपोर्ट कर दिया, तो क्या पता यूएसए टाइम पर पेमेंट करे या ना करे। तो ये क्या है, रिस्क बना रहता है इंटरनेशनल बिजनेस में। फिर क्या है, डिफरेंट लैंग्वेज है। अब यूएसए की लैंग्वेज और इंडिया की लैंग्वेज अलग है। अगर 2 कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है तो ज़रूरी है कि कम से कम हम उनके साथ कन्वर्सेशन तो कर पाएँ कि कितनी क्वांटिटी, कितने यूनिट्स, कितनी अमाउंट, किस तरीके से कितनी यूनिट्स का हम परचेज़ करेंगे।
तो एक लैंग्वेज के डिफरेंस की वजह से भी दिक्कत आती है इंटरनेशनल बिजनेस में। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। सबसे मोटी दिक्कत तो यही है, हमने यूएसए से इंपोर्ट तो कर लिया गुड्स इंडिया के अंदर, लेकिन हमें इनको पेमेंट करने के लिए डॉलर चाहिए, कहाँ से लाएंगे। तो सबसे मोटी दिक्कत तो क्या है, करेंसी के है, फॉरेन करेंसी अवेलेबल होना जरूरी है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस करते टाइम कुछ दिक्कतें सामने आती हैं जो अपने को मैंने यहाँ लिखी है। नेक्स्ट क्या है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं तो हमें कुछ फायदे होंगे। पहले हम फायदे देखते हैं कि देश को क्या फायदा होगा। अगर मान लो हम इंडिया वाले यूएसए के साथ में क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो इससे इंडिया को क्या फायदा होगा। पहला फायदा होगा अर्निंग ऑफ फॉरेन करेंसी। पहली बात क्या है कि मान लो हमने इंडिया वालों ने यूएसए को कुछ गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया, तो यूएसए पेमेंट किस में करेगा, अपने को इसकी करेंसी रिसीव हो जाएगी, तो अर्निंग ऑफ फॉरेन करेंसी रिसीव हो जाएगी। पहली बात फॉरेन करेंसी रिसीव होगी। दूसरी, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का बेटर वे में यूज हो पाएगा। देखो मान लो एक मशीन है और मशीन हाई टेक्नोलॉजी एकदम बेस्ट परफेक्ट मशीन है, अगर मशीन को सही वर्कर सही पर्सन उसके ऊपर काम करे तो वो मशीन एक दिन के अंदर मान लो 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकती है। मान लो हम इंटरनेशनल ट्रेड ना कर रहे हो, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस ना कर रहे हो, तो इंडिया के अंदर एक दिन के अंदर 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है वो यूनिट, क्या सारी की सारी यूनिट इंडिया में सेल हो जाएंगी? नहीं होंगी। तो इतनी यूनिट का करेंगे क्या? अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करें तो हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। जितनी यूनिट बनती जाएंगी हम उन यूनिट्स का क्या करते जाएंगे, एक्सपोर्ट करते जाएंगे। तो एफिशिएंट वे में यूज होगा रिसोर्सेज का। नेक्स्ट क्या है कि इम्प्रूव ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ कैसे होगा, धनाधन मशीन क्या कर रही है, यूनिट का प्रोडक्शन की जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, उनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसी रिसीव होगी, फॉरेन करेंसी रिसीव होगी तो इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं तो यानी फॉरेन के अंदर भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। कंपनी प्रोडक्शन क्या कंपनी खुद करेगी प्रोडक्शन, कंपनी में हम लेबर लगाएंगे प्रोडक्शन करने के लिए, उन लेबर को क्या देंगे, सैलरी देंगे। तो इससे क्या होगा, इंडिया के अंदर रोजगार बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कैसे होगा, हम बिजनेस कर रहे हैं अदर कंट्री के साथ में, हमारी कंट्री के अंदर जरूरी नहीं है कि सभी प्रोडक्ट उन लोगों के लिए भी अवेलेबल हो जो हाई प्रोफाइल है। जैसे कि एप्पल का फ़ोन है, इंडिया के अंदर तो नहीं बनता, बाहर से हम इंपोर्ट करवाते हैं। तो इंपोर्ट कर रहे हैं कि यानी स्टैंडर्ड, जिन लोगों का स्टैंडर्ड हाई है उन लोगों के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट चाहिए, अगर गुड्स चाहिए तो हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये कैसे, किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है, ये पॉसिबल हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू पॉसिबल हुआ। तो ये कुछ फ़ायदे मिले हैं किसको, नेशंस को। पहला फ़ायदा मिला है फॉरेन करेंसी रेशियो होगी। दूसरा, जो रिसोर्सेज हैं उनका बेटर वे में यूज होगा। थर्ड क्या है, इंडिया ग्रो करेगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इंडिया के अंदर। फोर्थ क्या दे रखा था कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि बेनिफिट टू फर्म। एक फर्म को क्या बेनिफिट होते हैं, फर्म को पहला बेनिफिट है कि हाई प्रॉफिट होगा। पहले वो एक दिन के अंदर मान लो 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन, वो मशीन 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकती है एक दिन में, लेकिन कितना कर रहे थे, 5,000, क्योंकि बिकता ही कहाँ था। अब हम क्या करने लगे, बाहर एक्सपोर्ट करने लगे, यूएसए को, चाइना, जापान, सबको क्या करने लगे, हम उन क्वांटिटी को बना बना के एक्सपोर्ट करने लगे। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी सेल होगी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा बिजनेस को। सेकंड क्या है कि कैपिटल का यूटिलाइजेशन हो गया बेस्ट वे के अंदर। हमने इस मशीन के अंदर 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिए, क्या हमारी पूंजी यहाँ फंस नहीं गई? लेकिन जब से हमने इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करना शुरू किया गया है, इस मशीन से हम क्या कर रहे हैं, धनाधन प्रोडक्शन करते हैं और एक्सपोर्ट करते जाते हैं। इससे क्या रहा है, जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट कर दी थी, जो पैसा हमने इस मशीन में इन्वेस्ट कर दिया गया था, वो क्या कर दिया, बेटर वे में यूटिलाइज हो गया। तो ये क्या है, कुछ फायदे हैं, कुछ फायदे मिले हैं नेशंस को और कुछ फायदे मिले हैं फर्म को। अब देखो हम कुछ डिफरेंस देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरनल बिजनेस में और एक्सटर्नल बिजनेस में क्या डिफरेंस है। इंटरनल बिजनेस यानी एक जोग्राफिकल, एक कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो बिजनेस करें,
और एक्सटर्नल बिजनेस का मतलब है कि अक्रॉस द बॉर्डर, एक कंट्री के जोग्राफिकल एरिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री के साथ मिल करके अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसको हम एक्सटर्नल बिजनेस या फिर इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग इन जोग्राफिकल एरिया। अगर एक कंट्री की जोग्राफिकल लिमिट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। अगर बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल बिजनेस। सेकेंड डिफरेंस है कंट्री इन्वॉल्वमेंट। इंटरनल बिजनेस में सिर्फ सिंगल कंट्री इन्वॉल्व होती है, एक ही कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग करते हैं। एक्सटर्नल बिजनेस के अंदर कम से कम 2 कंट्री इन्वॉल्व होते हैं। रिस्क क्या रहता है? इंटरनल बिजनेस में रिस्क कम रहता है। क्यों? क्योंकि एक कंट्री के अंदर ही गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग करनी है तो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता। लेकिन एक्सटर्नल बिजनेस में रिस्क ज़्यादा क्यों रहता है? क्योंकि फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर मान लो गुड्स आ रहा है तो हो सकता है कि रास्ते में गुड्स डैमेज हो जाए या फिर जहाज़ ही पलट जाए, जहाज़ ही पूरी ख़त्म हो जाए, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। या फिर जिस क्वांटिटी और जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट मंगवाया गया था वो ना आए उतनी क्वांटिटी और उस क्वालिटी का प्रोडक्ट, तो भी रिस्क है। करेंसी यूज होती है कि इंटरनल ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ होम करेंसी यानी इंडिया के रुपीज़, इंडिया के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हो तो उसको उसमें सिर्फ होम करेंसी यानी सिर्फ और सिर्फ इंडियन रुपीज़ यूज होंगे पेमेंट करने के लिए और अमाउंट रिसीव करने के लिए। एक्सटर्नल बिजनेस में फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी हमें। प्रोसीजर इन्वॉल्व, यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो शॉर्ट प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट है। यानी अगर आप ट्रेड कर रहे हो इंडिया के अंदर, अगर अपन इंडिया की टेरिटरी ऑफ लाइन के अंदर आप ट्रेड करोगे तो आपको उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे आपके ऊपर। लेकिन अगर आप इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर किसी अदर कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो उसमें आपको काफ़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ेंगी। मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पर पेमेंट होती है, इंटरनल ट्रेड में पेमेंट होती है कैश और चेक के थ्रू, लेकिन यहाँ पर पेमेंट होती है बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। फिर है रूल एंड रेगुलेशन। क्या है कि नेशन इंडिया के अंदर जो रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं उनको फॉलो करना पड़ता है हर बिजनेस को, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल रूल और जो रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करना है, बाइंग और सेलिंग करनी है तो हम मदद किसकी लेते हैं? रोड या फिर रेलवे की मदद लेते हैं। लेकिन अदर कंट्री से मान लो गुड्स लेके आना है तो बाय रोड लेके आओगे? नहीं, या तो सी ट्रांसपोर्ट या फिर एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम क्या लेके आएंगे? गुड्स की सप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद है कोस्ट। कोस्ट क्या है? यहाँ पर ऑपरेटिंग कोस्ट लो होती है, यानी चाहे गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग कर रहे हो चाहे सेलिंग कर रहे हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी कम आती है। यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। इफेक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व, फॉरेन रिजर्व के ऊपर इंटरनल बिजनेस करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल बिजनेस हमेशा होता है इंडिया की ही करेंसी के अंदर। किसी भी कंट्री के अंदर इंटरनल ट्रेड हो रहा हो उसकी होम करेंसी के अंदर ट्रेड होगा। जैसे इंडिया के अंदर रुपीज है, यूएसए के अंदर डॉलर है। लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड का कंट्री के फॉरेन रिजर्व पर इफेक्ट होगा। कैसे? अगर मान लो इंडिया यूएसए के साथ में क्या कर रखी है, बिजनेस कर रही है, अगर इंपोर्ट कर लिया, अगर इंडिया ने यूएसए से गुड्स का इंपोर्ट कर लिया तो फॉरेन रिजर्व कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया को पेमेंट करना पड़ेगा यूएसए को। लेकिन अगर इंडिया ने यूएसए को गुड्स का एक्सपोर्ट कर दिया तो यूएसए से हमें क्या मिलेंगे? डॉलर मिलेंगे। अब क्या हो जाएंगे? फॉरेन रिजर्व बढ़ जाएंगे। तो एक्सटर्नल बिजनेस का यानी इंटरनेशनल बिजनेस का फॉरेन ट्रेड करने के फॉरेन रिजर्व के ऊपर क्या है? इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, रिजर्व बढ़ जाएंगे। अगर इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी जाएगी, रिजर्व कम हो जाएंगे। तो ये हमने देखा कि इंटरनल बिजनेस और एक्सटर्नल बिजनेस में क्या डिफरेंस है। अब हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की वीडियो का, वो है मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं तो हम उस मार्केट में एंटर कैसे करेंगे? अब आप बोलोगे उसमें क्या सोचने की बात है, हम एक्सपोर्ट कर देंगे गुड्स को तो हम इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करेंगे। क्या सिर्फ एक ही मोड है? सिर्फ क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू ही हम अदर कंट्री के साथ में ट्रेड कर सकते हैं या फिर और भी मोड है?
तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने के लिए हमारे पास कितने मोड हैं। देखो, अब देखो हम देखते हैं कि मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यानी इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने के क्या तरीके हैं, क्या वे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने के अपने पास 3 तरीके हैं। पहला है ट्रेड रिलेटेड मोड, दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल मोड और तीसरा है इन्वेस्टमेंट मोड। देखो, ट्रेड का मतलब क्या है कि बाइंग और सेलिंग करना, यानी हम इंडिया के अंदर रहकर ही गुड्स एंड सर्विसेज की बाहर की कंट्री में क्या कर रहे हैं, बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। ना तो हमने बाहर किसी कंट्री के अंदर कोई पैसा इन्वेस्ट किया, ना किसी अदर जो पहले से एस्टेब्लिश कंपनी है फॉरेन के अंदर उसमें कोई अपना टाई अप किया, यानी हम इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं। सेकंड है कॉन्ट्रेक्चुअल मोड, कॉन्ट्रैक्ट किया है हमने, फॉरेन की किसी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यानी इंडिया की किसी कंपनी ने फॉरेन की किसी कंपनी के साथ में टाई अप कर लिया है, मिल करके बिजनेस करेंगे। थर्ड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट मोड, यानी इंडिया की कंपनी ने बाहर किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दी, अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया। तो ये 3 तरीके से अपन बिजनेस कर सकते हैं। पहले ट्रेड रिलेटेड मोड ही क्यों आया? मान लो जहाँ पर आप रहते हो, मान लो आप हरियाणा में रहते हो और आपको हरियाणा को छोड़ के आपको जाना है, मान लो आपको जाना है वादियों में, आपको जाना है उत्तराखंड। तो क्या आप सीधे अपने घर को, जो हरियाणा के अंदर घर था, उसको बंद किया और सामान पैक किया और जाके उत्तराखंड चले गए? नहीं, आपको पता है, आपको ना तो उस एरिया का पता है, ना आपको वहाँ के इन्वायरमेंट का पता है, ना वहाँ के लोगों के रहन सहन, कुछ नहीं पता आपको। तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्ट अपने घर के सारे सामान क्लोज करके नहीं जाओगे, बल्कि एक बार आप क्या जाओगे, या तो वहाँ पर किसी पीजी में रहोगे या वहाँ पर किसी रूम को रेंट लेकर आप वहाँ पर रहोगे। तो हमने डायरेक्ट किसी अदर कंट्री के साथ में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि हम उस कंट्री के बारे में, हम उस कंट्री के इन्वायरमेंट, उस कंट्री के ट्रेड के बारे में कुछ नहीं जानते। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक कदम बढ़ाते हैं, यानी सिर्फ हम इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, यानी हम किसी अदर कंट्री के साथ में उसके इन्वायरमेंट को देखते हैं, उसके हालचाल को देखते हैं। तो सिर्फ क्या करें, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं कि वहाँ की कोई कंपनी है, क्यों ना हम उसमें ही थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके देख लें कि कैसा प्रॉफिटेबल रहेगा या लॉस मेकिंग रहेगा। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, फिर हम क्या कर देते हैं, फॉरेन की कंट्री के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर या तो इन्वेस्टमेंट कर देंगे या फिर क्या कर देंगे, अपना खुद की एक फ्रेंचाइजी वहाँ पर ओपन कर देंगे। तो ये इस 3 तरीके से हम फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब ट्रेड रिलेटेड जो मोड है उसमें पहला मोड है इंपोर्ट। इंपोर्ट करना है, मान लो हमने यूएसए से कुछ गुड्स का इंपोर्ट किया, तो हमने इंडिया का यूएसए के साथ बिजनेस हो गया। फिर है एक्सपोर्ट कर दिया, या फिर पिगी बेकिंग है। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आपको इन पॉइंट को नोट करना है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पिगी बैकिंग, काउंटर ट्रेड और ई कॉमर्स, ये सारे किसके हैं, किसके पॉइंट हैं, ट्रेड रिलेटेड मोड के। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में हम किसी अदर कंट्री की किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, किसी बिजनेसमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके का होगा, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रंकी प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल लीजिंग, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग और इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। इनको हम 1 बाय 1 डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड मोड है इन्वेस्टमेंट मोड है। इन्वेस्टमेंट मोड में पहला आता है हमारे पास ओवरसीज असेंबली एंड मिक्सिंग, सेकंड है जॉइंट वेंचर, थर्ड है फुली ओन्ड सब्सिडरी, फोर्थ हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, एफडीआई और एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब हम इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने के इन सभी मोड्स को डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखो, अब 1 बाय 1 हम इन तीनों मोड को देखते हैं। सबसे पहले है ट्रेड रिलेटेड मोड। ट्रेड रिलेटेड मोड के अंदर क्या होता है कि
इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और बाहर क्या कर रहे हैं, उनकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड का मतलब है कि बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। देखो, ये जो ट्रेड रिलेटेड मोड है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है और रिस्क भी कम है। क्यों? रिस्क इसलिए कम है क्योंकि हमने बाहर किसी अदर कंट्री के अंदर ना तो कोई बिजनेस सेटअप किया है, ना ही किसी अदर कंपनी के अंदर कोई फॉरेन कंपनी में कोई पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम होगा, यानी ट्रेड रिलेटेड मोड के अंदर रिस्क कम होगा और प्रॉफिट भी कम होगा। नोट कर लेना है पॉइंट आप। अब सबसे पहला पॉइंट है इंपोर्ट करना। एग्जाम्पल मैंने लिया है, मान लो कि इंडिया यूएसए से कुछ गुड्स को इंपोर्ट कर रही है, यानी बाउंड्री से बाहर किसी अदर कंट्री के साथ में अगर हमने कोई गुड्स परचेज किए हैं तो उसको परचेज वर्ड यूज़ नहीं करते, बल्कि उसके लिए वर्ड यूज होता है इंपोर्ट। यानी हमारा इंडिया का यूएसए के साथ में क्या हुआ है, कनेक्शन हुआ है बिजनेस का, ट्रेड का। सेकंड है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है कि इंडिया ने यूएसए को कुछ गुड्स क्या कर दिए, सेल कर दिए, यानी एक्सपोर्ट कर दिए। तो ये एक्सपोर्ट है, इंडिया यूएसए को गुड्स भेज रही है। तो ये दो तरीके से भेजे जा सकते हैं, यानी एक्सपोर्ट दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। इंडिया खुद गुड्स को बना रही है और डायरेक्ट यूएसए को क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, तो इस एक्सपोर्ट को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट। लेकिन इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ने मान लो यूके के अंदर, इंडिया ने यूके के अंदर अपनी क्या कर दी, एक फ्रेंचाइजी ओपन कर दी और यूके के अंदर उस फ्रेंचाइजी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है और यहाँ से फिर गुड्स कहाँ जाते हैं, यूएसए के पास में जाते हैं। यानी यूके हो गया एक तरीके से मीडिएटर का काम कर रहा है। इंडिया डायरेक्ट यूएसए को गुड्स का एक्सपोर्ट कर रही है तो वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कहलाता है। इंडिया ने डायरेक्ट यूएसए को एक्सपोर्ट नहीं किया, बल्कि यूके के अंदर अपनी एक कंपनी, अपनी एक फ्रेंचाइजी ओपन की और यहाँ जो गुड्स बन रही हैं वो एक्सपोर्ट हो रही हैं यूएसए के अंदर, तो उस एक्सपोर्ट को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट जो यूके से यूएसए जा रहा है, जा तो इंडिया के बिहाफ पर रहा है, लेकिन इंडिया डायरेक्ट खुद नहीं कर रहा, इसलिए इस एक्सपोर्ट को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग का मतलब है कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ कर रही है, लेकिन दोनों कंपनियां क्या हैं, एक कंपनियां इस कंट्री की, हमारी कंट्री की है मान लो, और दूसरी कंपनी किसी दूसरी कंट्री की है। देखो, अगर इजी लैंग्वेज में बोलूँ, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मान लो अगर इंडिया की ही होती दोनों कंपनियां, अगर मान लो एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। ए कंपनी के अंदर मान लो सिर्फ मार्कर बनते हैं, ये एग्जांपल मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था। ए कंपनी के अंदर सिर्फ मार्कर बनते हैं और बी कंपनी के अंदर क्या है, मार्कर, पेन, पेंसिल, नोटबुक, हर चीज़ बनती है। तो ए कंपनी का ओनर क्या बोलेगा कि बी कंपनी के ओनर से कि आप मेरी कंपनी, मैं ये जो मार्कर बना रहा हूँ इसको भी सेल कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक मार्कर बना रहा हूँ, आपके पास तो पहले से इतने सारे आइटम हैं, क्यों ना आप अपने शॉप के अंदर मेरे मार्कर को भी रख लीजिएगा। यानी ए क्या कर रहा है, बी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज कर रहा है, बी के जहाँ पर बी के गुड्स बेचे जाते हैं वहाँ पर अपना गुड्स भी रख रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट बोलते हैं। कंसाइनमेंट के अंदर क्या होता है कि एक पर्सन, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बोलता है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जहाँ आप अपने गुड्स को बेच रहे हो वहाँ मेरे गुड्स को भी डिस्प्ले में रख लीजिएगा, अगर कोई कस्टमर आएगा तो वो इसको भी परचेज कर लेगा। तो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट। ये है विद इन कंट्री, लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर भी तो ऐसा हो सकता है। अगर मान लो इंडिया के अंदर कुछ गुड्स को बना रहे हैं और चाइना की किसी कंपनी को बोल रहे हैं कि चाइना तू अपना गुड्स तो सेल कर ही रही है, क्यों ना जो मैं गुड्स बना रहा हूँ उसको भी आप ही सेल कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिया की कंपनी फॉरेन की कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज कर रही है। तो किसी दूसरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करना क्या कहलाता है, पिगी बैकिंग कहलाता है। अब ये दोनों कंपनियां क्या हैं, इंडिया की नहीं है। एक कंपनी इंडिया की है और दूसरी कंपनी फॉरेन में मान लो चाइना की है। तो अगर दो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, इंडिया की कंपनी और दूसरी देश की फॉरेन कंपनी के बीच में अगर इस तरीके का ट्रेड होता है तो उसको बोलते हैं पिगी बैकिंग। यहाँ पर क्या है, कोई किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हमने किसी और से करवाई नहीं, हमने खुद गुड्स बनाया है। मैंने यहाँ पर क्या बोला, ट्रेड कर रहे हैं, हम खुद गुड्स बना रहे हैं।
हमने खुद गुड्स बनाया और गुड्स को बना करके हमने चाइना की कंपनी को दे दिया कि चाइना की कंपनी आप अपने गुड्स के साथ में हमारे गुड्स को भी सेल कर देना, यानी हमने चाइना की कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज कर लिया। उसको बोलते हैं पिगी बैकिंग। ये वर्ड कई बार आ चुका है पेपर में। इंडिया, मान लो कि इंडिया, मैंने यहाँ पर जापान एग्जाम्पल ले लिया, अपन चाइना का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इधर मैं चाइना लिख देती हूँ। इंडिया चाइना के कंपनी के साथ टाई अप कर रही है तो इंडिया क्या कहलाएगी? राइडर। और जिस कंपनी को हम बोल रहे हैं कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ में सेल कर दीजिएगा, उसको बोलते हैं कैरिंग कंपनी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो राइडर कंपनी कौन सी होती है? जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करना चाहती है, जैसे इंडिया, वो राइडर कहलाती हैं। और जिस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हम यूज करना चाहते हैं उसको बोलते हैं कैरियर। नेक्स्ट हमारे पास है काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड का मतलब है कि कैश में पेमेंट नहीं होगी। काउंटर ट्रेड का मतलब है कि ट्रेड तो हम कर रहे हैं, हम अक्रॉस द बॉर्डर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन कैश में पेमेंट नहीं होगी। तो काउंटर ट्रेड को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। 2 पार्ट इस स्लाइड में है, तो नेक्स्ट स्लाइड में होंगे। पहला है बार्टर। बार्टर सिस्टम सबको पता है कि गुड्स के बदले में गुड्स की बाइंग और सेलिंग, यानी गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर। जैसे मान लो नेपाल कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो नेपाल के अंदर ना तो इतनी ज़्यादा कोई मशीनरी है, ना इतनी ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी है। तो नेपाल ने क्या किया? मान लो इंडिया के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि इंडिया आप हमें अच्छे अच्छे गुड्स बना कर दीजिएगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ कुछ मशीनें हैं जो सिर्फ कपड़ा बनाती हैं, तो हम आपको कुछ कपड़ा बना कर देंगे। तो क्या दे रहे हैं हम? मान लो उनको, नेपाल की कंपनी अब हमें क्या दे रही है? कपड़ा दे रही है, लेकिन बदले में हम क्या दे रहे हैं उनको? हम मान लो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहे हैं, या फिर गाड़ियाँ बना कर नेपाल भेज रहे हैं, गाड़ियाँ मान लो। तो हमने क्या है, बार्टर सिस्टम चल रहा है। नेपाल की कंपनी हमें क्लोथ्स भेज रही है और इंडिया की कंपनी नेपाल की कंपनियों को गाड़ियाँ बनाकर भेज रही है। तो दोनों के बीच में क्या कोई पैसे का एक्सचेंज है? नहीं, सिर्फ गुड्स के बदले में गुड्स का आना जाना है। तो बार्टर सिस्टम में नो मनी वैल्यूएशन, मनी का कोई वैल्यूएशन नहीं हुआ। उन्होंने बोला हम इतनी यूनिट आपको कपड़े की भेजेंगे, हमने बोला हम इतनी यूनिट आपको क्या भेज देंगे? गाड़ियाँ भेज देंगे, या फिर कोई और प्रोडक्ट भेज देंगे। दोनों ट्रांजेक्शन सेम टाइम पर होंगी। जिस टाइम कपड़े भेजेगी उसी टाइम पर हम मान लो गाड़ियाँ भेज रहे हैं। तो ये क्या है? ये बार्टर सिस्टम है, गुड्स के बदले में गुड्स। दूसरा है काउंटर परचेज। काउंटर परचेज के अंदर भी क्या होता है कि गुड्स के बदले में गुड्स तो जाती हैं, लेकिन सेम टाइम पर नहीं जाती। मनी वैल्यूएशन की जाती है। पहली बात, मान लो नेपाल, इंडिया के अंदर मान लो गेहूँ बहुत ज़्यादा है, इंडिया के अंदर गेहूँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन नेपाल के अंदर मान लो नहीं होता। नेपाल ने बोला यहाँ पर इंडिया है और ये है नेपाल, हमने नेपाल को क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया वीट का। अब मान लो नेपाल के अंदर गलती से मान लो किस चीज़ का प्रोडक्शन, मान लो चावल मान लेते हैं। जैसे चावल इंडिया के अंदर मान लो हमें इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे। नेपाल ने बोला कि मैं आपको चावल का एक्सपोर्ट कर दूंगा, आप मेरे को गेहूं का एक्सपोर्ट कर देना। तो हम इन दोनों कंट्री के बीच में क्या हुआ है? इन दोनों कंट्री के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एक किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? हमने मनी का वैल्यूएशन कर लिया कि गेहूं इतने रुपए किलो है और चावल इतने रुपए किलो है, तो आप गेहूं ज़्यादा भेजोगे, चावल ज़्यादा भेजोगे। बात यह है कि ये जो यूनिट भेज रहे हैं इनका मनी के अंदर वैल्यूएशन हुआ है पहले। दूसरी बात, दोनों ट्रांजेक्शन सेम टाइम पर नहीं होंगे। यहाँ पर क्या हुआ था? वीट भेज दिया 1 जनवरी को, नेपाल ने बोला अभी तो हमारे पास चावल नहीं है, जब होंगे तब भेज देंगे हम। तो 2 ट्रांजेक्शन तो होंगी, इधर से हमने चावल भेजे, इधर से हमने गेहूं भेजे, उधर से नेपाल ने चावल भेजे, लेकिन दोनों ट्रांजेक्शन सेम टाइम पर नहीं होंगी। बस इतना ही फर्क है बार्टर में और काउंटर परचेज दोनों के अंदर। क्या है? कोई भी कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होगी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर बार्टर के अंदर मनी में वैल्यूएशन नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर मनी में वैल्यूएशन किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि गेहूं और चावल दोनों का क्या है, पर केजी रेट क्या है। 2 ट्रांजेक्शन होंगी, दोनों सेम टाइम पर होंगी। जब वो गेहूं भेजेगा तब हम चावल भेज देंगे, इस तरीके से। यहाँ पर दोनों ट्रांजेक्शन सेम टाइम पर नहीं होंगी। हमने गेहूं तो आज भेज दी नेपाल को, लेकिन नेपाल 2 महीने के बाद हमें क्या भेजेगा? चावल भेजेगा, इस तरीके से। तो ये हमने देख लिया कि काउंटर ट्रेड के 2 टाइप हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखिए काउंटर ट्रेड में, क्योंकि इसके काउंटर ट्रेड के 4 पार्ट हैं।
अब देखो थर्ड, देखो काउंटर ट्रेड में कंपनसेशन ट्रेड। कंपनसेशन ट्रेड का मतलब कंपनसेट कर दिया, यानी मान लो इंडिया ने जापान से, जापान के अंदर टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, इंडिया ने जापान से एक मशीनरी क्या करी, इंपोर्ट करी। अब अगर मशीनरी इंपोर्ट कर ली तो हमें पेमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, काउंटर ट्रेड की। काउंटर ट्रेड के अंदर कैश में पेमेंट नहीं होती, तो फिर जापान अपना दोस्त तो है नहीं, अपनी बुआ मामा का लड़का तो है नहीं कि अपने को फ्री में मशीन दे देगा 2-2.5 करोड़ की, नहीं देगा। तो इंडिया ने क्या बोला, कैपिटल गुड्स को प्रोवाइड करा दी। इंडिया ने जापान को कहा कि आप हमें कैपिटल गुड्स दिए, आप हमें मशीनरी प्रोवाइड कर दीजिए, और उस मशीनरी से जो गुड्स बनेगा वो गुड्स हम आपकी कंट्री में क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। यानी आपको कैश में हम अमाउंट नहीं देंगे, बल्कि इस मशीन से जिन यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे वो हम आपको सप्लाई कर देंगे। तो कैपिटल गुड्स प्रोवाइड करवाया, किसने प्रोवाइड करवाया, अपने को जापान ने। बट बदले में इसी कैपिटल एसेट से बने हुए प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, किसको, जापान को। तो कोई पैसे में कोई ट्रेडिंग नहीं हुई ना, ये भी काउंटर ट्रेड का पार्ट है। नेक्स्ट काउंटर ट्रेड का पार्ट है स्विच ट्रेडिंग। स्विच ट्रेडिंग के अंदर क्या कर दिया, मान लो ये मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक्सपोर्ट कर दिया। अब हक तो ये बनता था, क्योंकि बात काउंटर ट्रेड की चल रही है, अगर इसने कुछ गुड्स भेजे हैं मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी भी कुछ गुड्स ए को भेजे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या बोला, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक्सपोर्ट कर दिया। फिर मिस्टर ए ने कहा कि मिस्टर बी सुनो, आप मेरे को डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करना, आप एक्सपोर्ट किसको करना, मेरी मिसेज को कर देना। तो यानी मिसिज ए को क्या कर देना, आप उन गुड्स का क्या कर लेना, एक्सपोर्ट कर देना। यानी मिसिज ए मिस्टर बी से क्या कर लेगी, इंपोर्ट कर लेगी उन गुड्स का। तो उन्होंने क्या कर दिया, जो ट्रेडिंग थी, इन दोनों के बीच ट्रेडिंग हो रही थी, और इन्होंने ट्रेडिंग को स्विच कर दिया। मिस्टर ए ने उस ट्रेडिंग को स्विच कर दिया किसके ऊपर, मिसिज ए के ऊपर। लेकिन क्या कोई गुड्स एंड सर्विसेज की कैश में पेमेंट हुई, नहीं हुई। तो काउंटर ट्रेड को 4 पार्ट में क्लासीफाई किया है, 2 हमने लास्ट स्लाइड में देखे थे और 2 हमने यहाँ देख ली। उसके बाद लास्ट पॉइंट अपने पास आता है ई कॉमर्स का। अभी ये किसके पॉइंट चल रहे थे, ये सारे फर्स्ट वाले, यानी जो पहला पॉइंट था अपने, उसके पार्ट चल रहे हैं ये ट्रेड रिलेटेड मोड के। तो ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग करना, लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट और सेकंड मोड आता है, पहला मॉडल था अपना ट्रेड रिलेटेड मोड, दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड को मेरे को ध्यान नहीं है, इधर मैंने बी पॉइंट उसमें ए डाला था या फिर 1 डाला था, जो भी आप था नोट कर लेना यहाँ पर। पहला पॉइंट था ट्रेड मोड की, ट्रेड मोड को हमने देख लिया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, और ये काउंटर ट्रेड, ई कॉमर्स, ये सारे पिगी बैकिंग, ये सारे 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए किसके अंदर, इस पॉइंट के अंदर, ट्रेड मोड के अंदर। सेकेंड मोड आता है कॉन्ट्रैक्चुअल मोड। कॉन्ट्रैक्चुअल मोड के अंदर क्या करती है, कोई कंपनी दूसरी कंट्री के कंपनी के रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाती है, फॉरेन कंपनी के रिसोर्सेज और उसकी स्ट्रेंथ का यूज करने हैं। यानी इंडिया की कंपनी है, जापान की किसी कंपनी के साथ में टाई अप कर रही है, जापान की किसी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। इंडिया की कंपनी जापान की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगी, क्योंकि वो जापान की कंपनी की स्ट्रेंथ और वहाँ के रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाना चाहती है। तो इसको हम आगे फर्दर पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला हमारे पास इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। देखो इनके सिर्फ कीवर्ड पर जाने हैं आपको, और इससे ज़्यादा मैं आपको थ्योरी बता भी नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट चल रही हूँ। इंटरनेशनल पिगी बैकिंग का याद है ना आपको, पिगी बैकिंग के अंदर क्या हो रहा था, एक कंपनी दूसरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करेगी। ये ध्यान रखना, दोनों कंपनियां सेम कंट्री की नहीं होंगी। सेम कंट्री की अगर दोनों कंपनियां होंगी तो उसको हम नाम देंगे क्या, कंसाइनमेंट। लेकिन अगर एक इंडिया की कंपनी है और एक फॉरेन कंपनी है, और इंडिया की कंपनी फॉरेन कंपनी के या फॉरेन की कंपनी इंडिया की कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करना चाहती है, तो उसको हम बोलते हैं पिगी बैकिंग। जो अब हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रेक्चुअल मोड की, कॉन्ट्रेक्चुअल मोड के अंदर इंडिया की जो कंपनी है वो बाहर सिर्फ एक कदम बढ़ाती है। किस लिए एक कदम बढ़ाया था उसने, ट्रेड रिलेटेड मोड के अंदर, दूसरा कदम बढ़ाती है कॉन्ट्रेक्चुअल मोड के अंदर। अब बोलती है मैं जो फॉरेन में जो कंपनी है ना उसके साथ मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा इन्वायरमेंट है, कितना प्रॉफिट होता है। तो पहला पॉइंट उसमें आता है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस।
इंडिया की कंपनी बाहर की किसी फॉरेन कंपनी के साथ में मिल करके मार्केट के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी जो मार्केट के लिए बिल्कुल नया होगा। ये मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया, हिस्ट्री नहीं सुनाई आपको। ये इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस का मीनिंग बताया है कि दो कंपनियां मिल करके, लेकिन दोनों कंपनियां सेम नेशंस की नहीं होंगी, दो अलग अलग नेशंस की कंपनियां मिल करके मार्केट के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं जो मार्केट के लिए बिल्कुल नया होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस बोलते हैं। एग्जाम्पल लें हम पैनासोनिक का और टेस्ला कंपनी का। टेस्ला कंपनी ई व्हीकल बनाती है और पैनासोनिक क्या है? पैनासोनिक की बैटरी काफ़ी अच्छी है, पैनासोनिक की बैटरी पावर काफ़ी अच्छी है, और टेस्ला कंपनी क्या है? ई व्हीकल बनाती है। दोनों ने टाइप किया, दोनों ने, पैनासोनिक ने टेस्ला कंपनी से टाइप किया कि क्यों न आप, मैं जो बैटरी बना रही हूँ उनका यूज़ कीजिएगा, और हम मार्केट के अंदर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ई व्हीकल, जो इलेक्ट्रॉनिक यानी चार्जिंग वाली गाड़ियाँ। तो चार्जिंग वाली फोर व्हीलर के लिए टेस्ला कंपनी ने पैनासोनिक से क्या कर लिया? टाइप कर लिया, और दोनों ने मिल करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। प्रोडक्ट क्या था? ई व्हीकल यानी चार्जिंग वाली फोर व्हीलर। तो ये क्या है? इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो दो कंपनियां मिल करके करती हैं और मार्केट के लिए एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं। अब कॉन्ट्रेक्चुअल मोड के अंदर सेकंड मोड देखिएगा। अब देखो अपने पास सेकंड है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो बात मैन्युफैक्चरिंग की आ रही थी, यानी हम कोई प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं। एडवांटेज ऑफ लोअर कोस्ट, लोअर कोस्ट का फ़ायदा उठाने के लिए, मान लो हम एग्जांपल लेते हैं इस मार्कर का। इस मार्कर को इंडिया के अंदर अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो पर मार्कर की कॉस्ट आती है मान लो 300 रुपये। लेकिन अगर यही मार्कर मैं चाइना से बनवा लेती हूँ, चाइना की कंपनी से, क्योंकि चाइना के अंदर क्या है? रॉ मटेरियल सस्ता है, लेबर की कॉस्ट कम है। अगर चाइना से इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करवाती हूँ तो पर मार्कर की कॉस्ट आती है 100 रुपीज़। तो मैंने क्या किया? मैंने चाइना की एक कंपनी से कॉन्टैक्ट किया कि किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है? मैन्युफैक्चरिंग का। किस चीज़ का? इस मार्कर के मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैंने चाइना की कंपनी से कि आप मेरे को ये मार्कर बना बना के एक्सपोर्ट करना, और उसके बदले में मैं आपको क्या करूँगी? चार्जेस पे करती रहूँगी। तो ये क्या है? दोनों कंपनियों के बीच में क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फॉरेन की कंपनी यानी चाइना की कंपनी मार्कर बनाएगी और इंडिया में भेजेगी। इंडिया उस मार्कर को इंपोर्ट करेगी और इंपोर्ट करके अपना लोगो उस मार्कर के ऊपर लगाएगी और मार्केट के अंदर उसको सेल करेगी। तो यहाँ पर क्या है कि एडवांटेज ऑफ लोअर कॉस्ट का फ़ायदा उठाने के लिए हम इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का। फॉरेन कंपनी के चीपर रॉ मटेरियल का यूज करके सस्ता प्रोडक्ट तैयार करवाना किसका काम है? इस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब की बार हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। पिछली बार हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए। अब मान लो फॉरेन के अंदर कोई कंट्री है, मान लो जापान, मान लो जापान के अंदर एक कंपनी है और उस कंपनी की मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट है, एकदम बेस्ट स्किल है उनके मैनेजर के पास में। तो इंडिया की कंपनी बोलती है कि क्यों ना आपके जो पर्सन है, आपके जो मैनेजर हैं वो इंडिया के अंदर भेज दीजिएगा, क्योंकि आपके मैनेजर की क्या है? स्किल काफ़ी बेटर है। अगर यहाँ भी वो हमारे मैनेजर को ट्रेन करेंगे तो उतने ही बेटर वे में हमारे मैनेजर भी काम कर पाएंगे। तो जापान की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कि मैनेजमेंट हमें भी प्रोवाइड कर दीजिएगा उसी टाइप की। तो एक कंपनी फॉरेन की किसी कंपनी से मैनेजमेंट स्किल को प्रोवाइड करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट करती है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है ट्रंकी प्रोजेक्ट। ट्रंकी का मतलब है कि सिर्फ टर्न कर दिया की को, यानी टर्न यानी वापस कर दिया चाबी को। यानी मान लो मैं कोई घर बनवा रही थी अपनी, बिल्कुल सिर्फ इंटरनल ट्रेड की बात कर रही हूँ मैं, अभी इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं कर रही। ट्रंकी प्रोजेक्ट का मतलब अगर बिल्कुल बेसिक समझे, मैंने मान लो मेरे को घर बनवाना है और मैंने ठेकेदार को बता दिया कि मतलब इतने जगह में मेरे को और ये घर बनवाना है इस टाइप का।
तो ठेकेदार ने घर बनाया और घर बना के और चाबी मेरे हाथ में दे दी कि ये लो चाबी और आपका घर बन के तैयार हो गया। तो उसने क्या कर दिया, टर्न कर दी की को वापस कर दिया। तो टर्नकी प्रोजेक्ट का इंटरनेशनल लेवल पर क्या लेना देना है, प्रोजेक्ट पूरा करके चाबी दे देना। ये क्या मतलब है इसका, यानी हमने क्या किया, किसी भी कंपनी के किसी भी कंट्री के कॉन्ट्रैक्टर से एग्रीमेंट कर लिया, किसी कंट्री के कॉन्ट्रैक्टर से एक एग्रीमेंट किया है कि आप हमें ये स्पेशल गुड्स, ये स्पेशल मशीनरी वगैरह बना के दीजिएगा। तो वो 3 तरीके हैं अपने पास। पहला है बिल्ड एंड ट्रांसफ़र, कि बनाया और ट्रांसफ़र कर दिया। मान लो हमने जापान के अंदर क्या टेक्नोलॉजी आई है, हमने जापान से एक मशीनरी बनवाई है इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो जापान की कंपनी ने क्या किया, जापान की कंपनी ने मशीनरी बनाई और हमें ट्रांसफ़र कर दी। सेकंड देखा तो मैंने एग्जांपल यहाँ पर घर का लिया है। जैसे ठेकेदार है, घर बनाता है, घर बनाने के बाद में ये लो आपका घर बन के तैयार हो गया, तो वो क्या हो गया, वो चाबी हमारे हाथ में दे जाता है। सेकंड दे रखा था कि बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, कि उसको बनाया फिर उसको ऑपरेट करके देखा, यानी उसको चला के देखा और फिर उसकी चाबी दे दी। यानी जैसे मेट्रो है, मेट्रो में क्या किया, मेट्रो चाइना की कंपनी ने बनाई थी मेट्रो इंडिया के अंदर। तो बनाने के बाद में अगर सीधा ट्रांसफ़र कर देते, अगर उसको चला के नहीं देखते, कोई कमी होती तो उसको दूर कौन करता फिर। तो पहले उसको बनाया मेट्रो को, पूरी लाइन बिछाई, पूरा सेगमेंट तैयार किया, फिर उसको ऑपरेट यानी चला कर देखा और फिर उसकी चाबी इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में दे दी। तीसरा दे रखा था हमारे पास बिल्ड, बनाया, ऑपरेट, उसको चला के देखा और ऑन खुद ही रख लिया। अरे बाबा ये क्या कर दिया, हम ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसी कोई मशीनरी बनवा रहे हैं, बनाया भी, ऑपरेट भी कर लिया और खुद ही रख लिया, फिर हम क्यों बनवा रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टोल प्लाजा। टोल प्लाजा के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ठेके देती है, गवर्नमेंट ठेकेदार को ठेके इशू करती है और जो भी मतलब उसमें इंटरेस्टेड होता है वो उसको क्या कर लेता है, हायर कर लेता है। तो रोड बनाते हैं, फिर रोड ऑपरेट भी करके देखते हैं और फिर खुद ही टोल प्लाजा खुद ही रखते हैं अपने पास, जब तक कि उनका टोटल जो खर्चा है वो रिकवर नहीं हो जाता। तो टर्नकी प्रोजेक्ट का मतलब है कि कोई प्रोजेक्ट जो किसी, मान लो किसी पर्सन को तैयार करने के लिए, किसी कंपनी को तैयार करने के लिए दिया था, उसने तैयार किया और सौंप दिया। उसके 3 पार्ट हैं, बनाया और सौंप दिया, बनाया, ऑपरेट करके देखा, फिर सौंप दिया, बनाया, ऑपरेट करके देखा और फिर खुद ही रख लिया। तीनों के बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। ये है टर्नकी प्रोजेक्ट। टर्नकी प्रोजेक्ट को भी हमें क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे ही देखना है, क्योंकि बात किसकी चल रही है, बात चल रही है हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल मोड की। और कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में चौथा मोड आता है अपने पास टर्नकी प्रोजेक्ट। हमने फॉरेन की किसी कंट्री से टाई अप किया था कि हमें इस टाइप की मशीन चाहिए, उसने ने मशीन बनाई और मशीन बना के हमें ट्रांसफ़र कर दी। तो इस टाइप ये क्या है, टर्नकी प्रोजेक्ट है। अब देखो इससे आगे वाला पॉइंट 5th। अब देखो नेक्स्ट अपने पास है इंटरनेशनल लीजिंग। पहले अपने को लीजिंग का मतलब पता होना चाहिए कि लीज क्या होती है। लीजिंग क्या होती है कि एक पार्टी लेसर होता है, दूसरा पार्टी लेसी होता है। यहाँ पर क्या होता है, जिस तरीके से हम मान लो जैसे नॉर्मल, अब जब हम छोटे होते थे तो अपने दोस्त को क्या है, एक नोटबुक यूज़ करने के लिए दे देते थे कि मेरी ये नोटबुक है, आप यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़े होने के बाद ऐसा नहीं है। मान लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मान लो एक मेरे पास बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग मैं रेंट पर देना चाहती हूँ, और रेंट पर किसी एक साल, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के लिए नहीं देना चाहती, पर मंथ रेंट मैं नहीं लेना चाहती, बल्कि मैं क्या है, लीज पर देना चाहती हूँ। लीज पर क्या होता है कि ये पार्टी जिसकी प्रॉपर्टी है उसको लेसर बोलते हैं और जिसको उस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है उसको लेसी बोलते हैं। तो मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग थी और मैंने उस बिल्डिंग को किराए पर दे दिया और उस बिल्डिंग को मैंने आगे 20 साल तक उसको लीज पर दे दिया, 20 ईयर्स के लिए क्या कर दिया, उसको लीज पर दे दिया। तो लेसर जिसकी प्रॉपर्टी है उसको लेसर बोलते हैं और जो उस प्रॉपर्टी को लेना चाहता है रेंट पर उसको लेसी बोलते हैं। तो एसेट्स लीज पर दी और लीज रेंट के बदले में मैंने ये एसेट्स किसको दे दी, मान लो मिस्टर ए को मैंने ये लीज पर दे दी, तो मिस्टर ए लेसी, मैं लेसर कहलाऊंगी और मिस्टर ए इस प्रॉपर्टी की यूज करने के बदले में मेरे को लीज रेंट पे करेगा। तो अगर लेसर और लेसी सेम कंट्री के ना हो, अगर लेसर और लेसी क्या है, दोनों अलग अलग कंट्री के हो, मान लो मैं हूँ इंडिया की और लेसी है चाइना का,
तो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लीजिंग बोलते हैं। मैंने मान लो मैं यहाँ पर बिल्डिंग का यूज़ किया है, मैंने एग्जांपल में मशीनरी का ले सकती हूँ। मेरे पास हाई प्रोफाइल मशीनरी है, एकदम टॉप हाई टेक्नोलॉजी की मशीनरी है। मिस्टर ए ने क्या बोला, मिस्टर ए मान लो कि चाइना का एक बिजनेसमैन है, उसने बोला कि मेरे को ये मशीनरी चाहिए और ये मशीनरी मेरे को 20 ईयर्स के लिए लीज पर चाहिए। तो मिस्टर ए जो चाइना का बिजनेसमैन है और मैं जो इंडिया की हूँ, तो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लीजिंग बोलते हैं। ये याद रखना दे रखा था कि लीज सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल एसेट्स के ऊपर दी जाती है, जैसे मशीनरी है, प्लांट है, ये इन सब के लिए। फिर आप बोलोगे कि अगर मान लो इनटेंजिबल एसेट्स है तो उसके लिए है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, इनके लिए क्या है, इनके लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो इंटरनेशनल लाइसेंसिंग का मतलब क्या है कि ये यूज़ होता है इनटेंजिबल एसेट्स के लिए। इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क। अब बात ये आती है कि देखो यहाँ पर तो हमने एक प्रॉपर्टी दी थी, यहाँ पर तो हमने एक टेंजिबल एसेट्स दी थी, किसको, मिस्टर ए जो चाइना का पर्सन था उसको यूज करने के लिए। अब यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, हम अपना राइट दे रहे हैं। हमारे पास किसी चीज़ का राइट है और वो राइट हम किसी दूसरी पार्टी को दे रहे हैं, और वो पार्टी इंडिया की नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री की है। तो हमारे बीच जो एग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। मान लो कि इंडिया के अंदर क्या है, मान लो मैं इंडिया की रेजिडेंस हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे को चाय बनाने काफ़ी बेस्ट आता है। तो मैं क्या हूँ, मेरे पास चाय बनाने का लाइसेंस है। या फिर मान लो कोई भी बिज़नेस, मान लो मैंने बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लिया है चाय वाला, तो मैंने एक ट्रेडमार्क ले रखा है मुनेश चाय वाला। मुनेश चाय वाली के नाम से मैंने ट्रेडमार्क ले रखा है। अगर मैं अपने इसी ट्रेडमार्क को यूज करने के लिए किसी भी अदर कंट्री के किसी पर्सन को ये राइट देती हूँ, तो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। क्योंकि मैंने अपना मुनेश चाय वाली जो ट्रेडमार्क था उसको यूज करने का राइट किसी दूसरे पर्सन को दे दिया लिमिटेड टाइम के लिए, तो जो एग्रीमेंट हुआ उन दोनों को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग बोलते हैं। यानी एक तरीके से मैंने उसको लाइसेंस दे दिया कि आप मेरे नाम से बिजनेस कर सकते हो, आप मेरे नाम से चाय बेच सकते हो। तो इसके 3 फॉर्म है। इन द प्रोसेस लाइसेंसिंग, सिर्फ मैंने प्रोसेस दिया है, यानी सिर्फ मैंने चाय बनाने का फॉर्मूला दिया है। तो इन द प्रोसेस लाइसेंसिंग के अंदर क्या होता है कि सिर्फ मैंने चाय बनाने का फॉर्मूला दिया है किसको, फॉरेन की किसी कंपनी को। सेकंड क्या है कि इन द ट्रेडमार्क लाइसेंस, ट्रेडमार्क लाइसेंस के अंदर मैंने चाय बनाने का फॉर्मूला तो दिया, लेकिन साथ में मेरा ट्रेड नेम भी दे दिया, यानी जो लोगो था मैंने वो भी दे दिया। तीसरा है कि इन क्रॉस लाइसेंसिंग, अब मैं इंडिया की, सामने वाला पर्सन मान लो चाइना का। अब सामने वाले पर्सन को कॉफ़ी काफ़ी बेस्ट आती है, उसके पास उसने क्या है, उसके पास ट्रेडमार्क है कॉफ़ी का, मेरे पास ट्रेडमार्क है चाय के लिए, चाय का। तो मैंने उसको अपना चाय का ट्रेडमार्क दिया और चाइना के पर्सन ने मेरे को कॉफ़ी बनाने का ट्रेडमार्क दिया। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ट्रेडमार्क क्या हो गया, क्रॉस हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो इसको बोलते हैं इन क्रॉस लाइसेंसिंग, यानी इस पर्सन ने मेरा लाइसेंस यूज कर लिया और मैंने इसका। यहाँ पर क्या फॉर्मूला एक्सचेंज हुआ है सिर्फ। नेक्स्ट क्या दे रखा था, देखो ये 3 पार्ट हैं किसके, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग के। लाइसेंस प्रोवाइड, लाइसेंसिंग वर्ड यूज किसके लिए किया जाता है, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए, यानी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन सब के लिए। इन द प्रोसेस लाइसेंसिंग में सिर्फ फॉर्मूला दिया, ट्रेडमार्क में फॉर्मूला दिया प्लस ट्रेड नेम दिया, और इन क्रॉस लाइसेंसिंग में क्या दिया, सिर्फ एक दूसरे के जो एक्सचेंज हो गए, क्या फॉर्मूला एक्सचेंज कर लिए। अब बारी आती है इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। ये क्या है, ये 4th वर्ड था, पहले था इंटरनेशनल लीजिंग, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, अब आती है इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी। अब इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी का मतलब दे रखा था कि स्पेशल फॉर्म है किसका, इसी लाइसेंसिंग का। ये जो हमने इंटरनेशनल लाइसेंसिंग पढ़ी है इसी का स्पेशल फॉर्म है इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी। इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला भी देते हैं सामने वाली पार्टी को, अपना ट्रेड नेम भी देते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताते हैं कि बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना है। अगर ये तीनों चीज़ हमने, यानी मान लो इंडिया की एक कंपनी ने फॉरेन की किसी कंपनी को अगर फॉर्मूला, ट्रेड नेम और बिजनेस को ऑपरेट करने का तरीका ये तीनों दे दिया, तो
इंडिया और सामने वाली कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्या है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डोमिनोज, मैकडोनाल्ड। बेस्ट एग्जाम्पल इसका है डोमिनोज और मैकडोनाल्ड है। आपने सभी ने देखा होगा कि डोमिनोज पिज़्ज़ा वाला है कि जितने भी उसकी ब्रांचेज हैं, जितने भी उनकी फ्रेंचाइजी हैं, सभी फ्रेंचाइजी का एक ही लोगो है, एक ही टैग है, एक ही पैटर्न है, एक ही ड्रेस कोड है, यानी सबका फॉर्मूला एक है, सबका ट्रेड नेम एक है और बिजनेस को ऑपरेट कैसे करना है वो भी एक है। मैकडोनाल्ड का इस तरीके से है ये तो जहाँ भी जाओगे आपको यही ट्रेड नेम मिलेगा और फॉर्मूला एक ही फॉर्मूले से उनके क्या बनेंगे, उनके प्रोडक्ट बनते हैं फास्ट फूड। और बिज़नेस को कैसे ऑपरेट करना है वो भी वो बिज़नेस का जो ओनर है, जिसका वो ट्रेडमार्क है, वही बताता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी का बेस्ट एग्जांपल है डोमिनोज पिज़्ज़ा वाला और मैकडोनाल्ड। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, चाय वाला और कॉफ़ी का एग्जांपल दे दिया। तो इंटरनेशनल लीजिंग, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग और इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग, ये तीनों वर्ड समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए फिर पूछ लेना आप कमेंट बॉक्स में। अब हम तीसरा मोड करते हैं। तीसरा और लास्ट मोड है अपने पास इन्वेस्टमेंट मोड, यानी इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने के लिए, यानी फॉरेन कंट्री के साथ टाइप करने के तीसरा मोड है इन्वेस्टमेंट मोड। हमने पहला कदम उठाया था, सिर्फ ट्रेड कर रहे थे हम फॉरेन कंट्री के साथ में। सेकंड में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था कि अदर कंट्री के साथ में, यानी फॉरेन कंट्री के साथ में हमने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था। और थर्ड स्टेप का था क्या था हमारे पास, हमने फॉरेन कंट्री के में क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट ही कर दिया था। तो इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री, कंपनी नहीं है ये, कंट्री है, हमने फॉरेन कंट्री की किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट ही कर दिया। अब अब देखो ये कितने टाइप्स का हो सकता है। पहला है ओवरसीज असेंबली। ओवरसीज असेंबली का मतलब क्या होता है, देखो असेंबल का मतलब होता है पार्ट। इंडिया की एक कंपनी थी, जापान की एक कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, बात इन्वेस्टमेंट की चल रही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट मोड है। इंडिया की कंपनी ने जापान की एक कंपनी, कार बनाने वाली कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया। तो इंडिया क्या चाहती थी, मैं जापान की कंपनी के साथ टाई अप करूं और कार बनाकर इंडिया के अंदर लेके आऊं। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट को यह हजम नहीं हुआ। इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला कि जापान से कोई भी कार इंपोर्ट नहीं की जाएगी। अब इंडिया के बिजनेसमैन तो चिंता में पड़ गया कि अब क्या करें, मेरा तो पैसा भी बहुत लग गया। तो गवर्नमेंट ने पाबंदी किसके ऊपर लगाई है कि जापान से इंडिया के अंदर कार नहीं आनी चाहिए, लेकिन कार के पार्ट्स तो आ सकते हैं। क्या बोला गया था कि कार बनाती है लेकिन जापान से कार इंपोर्ट पर पाबंदी है। तब क्या किया, कार के पार्ट्स को इंडिया में लाया गया और स्क्रू ड्राइवर के थ्रू उनका ऑपरेशन चलाया गया। यानी यहाँ से पार्ट्स बनते कार के और इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते और इंडिया में ला करके उन पार्ट्स को स्क्रू ड्राइवर ऑपरेशन से कार बना देते। तो ये क्या है, ये ओवरसीज असेंबली है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओवरसीज असेंबली क्या है। इंडिया की कंट्री फॉरेन की किसी कंट्री के कंपनी के साथ में टाई अप करती है और वहाँ से गुड्स के अगर पार्ट इंडिया के अंदर आ रहे हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, ओवरसीज असेंबली कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि जॉइंट करना, यानी फॉरेन की किसी कंपनी में इंडिया की किसी कंपनी ने क्या कर लिया हो, अपना जॉइंट वेंचर कर लिया हो, यानी अपना कुछ हिस्सा उस कंपनी के अंदर कर लिया हो, यानी कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो। ये पैसा मोर देन 50% भी हो सकता है, 50-50% भी हो सकता है दोनों कंपनियों का, और लेस देन 50 भी हो सकता है। जापान की कंपनी में मान लो 1000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो इंडिया की कंपनी की है और 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जापान की कंपनी की है। ऐसा भी हो सकता है, यानी 50-50, मोर देन 50 और लेस देन 50 भी हो सकता है। जॉइंट वेंचर, इंडिया की कंपनी ने फॉरेन की कंपनी के साथ फॉरेन की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है और दोनों मिल करके अपना बिजनेस कर रही है। नेक्स्ट है होली ओन्ड सब्सिडरी है। अब की बार हमने किसी कंपनी के साथ कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, हमने डायरेक्ट फॉरेन में जाकर के अपनी खुद का बिजनेस ओपन किया है। होली ओन्ड सब्सिडरी हमारी खुद की सब्सिडरी है,
इंडिया की कंपनी ने अपनी एक फ्रेंचाइजी ओपन कर दी, मान लो जापान के अंदर, तो जापान के अंदर जो फ्रेंचाइजी इंडिया ने ओपन की वो अपने बलबूते पर की है, किसी कंपनी का कोई टाइप नहीं है, किसी ना कोई फॉरेन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, बिल्कुल नई कंपनी, बिल्कुल नई ब्रांच ओपन की है, तो उसको बोलते हैं होली ओन सब्सिडरी। फॉरेन कंपनी पर कंप्लीट ओनरशिप होगी, ये ध्यान रखना दे रखा था। अब ये क्या दे रखा था कि जो होली ओन सब्सिडरी है उसको हम ग्रीन फील्ड ऑपरेशन भी बोलते हैं। इसको ग्रीन फील्ड क्यों बोलते हैं? ग्रीन मतलब हरा, बिल्कुल नया है, ना तो फॉरेन कंपनी की कोई पार्ट है, ना पहले से फॉरेन कंपनी एस्टेब्लिश थी उसमें हमने कोई हिस्सा लिया है, नहीं, हमने अपना बिजनेस बिल्कुल नए तरीके से जीरो लेवल से उठा करके शुरू किया अपने बिजनेस। इसको मर्ज एंड एक्वाइजिशन भी बोलते हैं। हमने मान लो कोई कंपनी थी, कोई रद्दी फद्दी कंपनी थी, बिल्कुल लो लेवल की कंपनी थी और वो क्या है उतनी चलन में नहीं थी, तो इंडिया ने क्या कर लिया, उस कंपनी को परचेज कर लिया, यानी उस कंपनी को क्या कर लिया, अक्वायर कर लिया। अब 100% ओनरशिप किसकी है? इंडियन कंपनी की है। तो ये है हमारे पास होली ओन सब्सिडरी। अब एक पॉइंट और बचता है अपने पास, वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो हमारे पास थर्ड हो गया, अब फोर्थ पॉइंट देखो, एफडीआई। इन्वेस्टमेंट मोड का लास्ट पॉइंट अपने पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना, यानी फॉरेन के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब फॉरेन में पैसा इन्वेस्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसका जो पर्पज है वो है कंट्रोल करना, यानी हम फॉरेन की किसी कंपनी में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर पैसा इन्वेस्ट है 10% या फिर मोर देन 10%, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एफडीआई बोला जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और हमारा मेन एम क्या होता है, उस कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना है। लेकिन अगर हम एफपीआई कर रहे हैं, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर हमने किया है, तो हमारा मेन एम प्रॉफिट अर्न करना है, ना कि कंट्रोल करना। एफपीआई का मेन एम है प्रॉफिट अर्न करना, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो उस कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसकी लेस देन 10% होती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दो टाइप, एफडीआई और एफपीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मेन एम है प्रॉफिट अर्न करना, नहीं कंट्रोल करना, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मेन एम है प्रॉफिट अर्न करना। इन्वेस्टमेंट होगी 10% और मोर देन 10%, और यहाँ पर है लेस देन 10%। अगर 10% भी है तो वो भी एफडीआई माना जाएगा, 10% से अगर कम है तो वो एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, और जिसका मेन एम क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, यानी इंडिया की बाउंड्री से बाहर, इंडिया की ज्योग्राफिकल लिमिट से बाहर रह के, इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो इस वीडियो में हमने देखा कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, उसके कितने मोड्स हैं, यानी कितने टाइप से हम इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमने देखे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्रोसीजर देखेंगे कि इंपोर्ट करने के लिए हमें किस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, और एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमें एक स्पेसिफिक प्रोसीजर, एक स्पेसिफिक स्टेप को फॉलो करके ही हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अपन प्रोसेसिंग देखेंगे। एंड दिस वीडियो इज फिनिश टॉपिक। थैंक यू।